आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं, इसी मोटिव से आज डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं 15 और 16 मई का। और ये डेली करंट अफेयर्स सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, बैंक, एससी, रेलवे सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम नेशनल अफेयर्स का जो पहला न्यूज़ है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है, राजनाथ सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, इन्होंने पार्टनर किया योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश है। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी अनाउंस किया गया या तो इनोग्रेट किया गया है। और ये इनोग्रेट कहाँ पे किया है, जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो लखनऊ में है, इधर जो है इसको इनोग्रेट किया गया है। अब उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बात करें तो ये टोटल हमारे इंडिया में 6 ऐसे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ, एक तो आपको आगरा मिलेगा, अलीगढ़ मिलेगा, फिर झांसी, फिर कानपुर, लखनऊ, ऐसे करके हमारे इधर 6 जो है जगह है जहाँ पे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, तो उसमें से आपको याद रखना कि लखनऊ में जो है ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी बनने वाली है। ये टेस्टिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये टेस्टिंग फैसिलिटी टोटल 200 एकड़ की होने वाली है। और टोटल बोला जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए जो है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या तो 300 करोड़ रुपए लगेंगे इस फैसिलिटी को बनाने के लिए। ये फैसिलिटी का काम क्या होगा, ये फैसिलिटी का काम होगा 80 से लेके 100 तक। इसका मतलब क्या होगा कि 80 से लेके 100 तक जो है मिसाइल एनुअली जो है बनाने का काम होगा, इंक्लूडिंग जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है, जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, उसको भी इंक्लूड करते हुए। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस एनजी मिसाइल में क्या फर्क है उसको देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का जो रेंज है वो आपको 500 किलोमीटर तक मिलने वाला है। ठीक है, और ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस बहुत हैवी मिसाइल है, इसको लैंड सी से फायर किया जा सकता है, लेकिन एक स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है तभी जो है किया जा सकता है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी फोटो बहुत ज़्यादा देख कर रखी है। और अगर बात करें ब्रह्मोस एनजी के बारे में तो ये मान सकते हो कि ब्रह्मोस का ही जो है एक मिनी वर्जन है जिसका रेंज आपको 290 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। और ये मोस्टली यूज़ किया जाएगा जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे, जैसे कि तेजस हो गया, सुखोई हो गया, राफाइल हो गया, वहाँ पे जो है ये ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स को यूज़ किया जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिसाइल कैरी कर पाए एयर जो फ्लाइट है वो, और फिर वो कैरी कर पाएंगे ब्रह्मोस का ही जो छोटा वर्जन है वो। ठीक है, अभी ब्रह्मोस कैरी करते हैं तो एक ब्रह्मोस से कैरी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रफाइल वो भी। और अगर एनजी के बारे में बात करें तो ऐसे वो 4 जो है कैरी करके जो है उड़ सकता है और अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से जो है ब्रह्मोस एनजी जो है डीआरडीओ बनाने जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो डीआरडीओ बनाएगा, और डीआरडीओ तो पता ही होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अभी इवेंट हो रहा था, यहीं पर जो हमारे जो दोनों मिनिस्टर्स हैं राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, दोनों मिलकर जो है इनोग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम सुपर एलॉय प्लांट भी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम सुपर एलॉय प्लांट भी जो है इनोग्रेट किया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, दी वाटर हेरिटेज म्यूजियम जो है जो कोच्चिकोड केरला में है, इसको जो है ऐड किया गया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम में। अब ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम के बारे में पढ़े तो ये जो है प्रमोट करता है कल्चरल अवेयरनेस और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में। मतलब कि वाटर को कैसे हम सस्टेनेबल मैनेज कर पाए। अगर कोई सिटी अगर सस्टेनेबल मैनेज कर पा रही है, या कोई सिटी नहीं सॉरी कोई म्यूजियम अगर सस्टेनेबल मैनेज कर पा रही है, उस केस में जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम के अंतर्गत रखा जाता है। अब ये जो म्यूजियम दिख रहा है आपको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ये आता है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, इसको भी ध्यान देते हुए चलना है। अगर कोच्चिकोड के बारे में बात करें जो केरला में है, ये 3rd इंडियन म्यूजियम बन चुका है जो कि ज्वाइन करने वाला है ग्लोबल नेटवर्क फॉर वाटर म्यूजियम। इससे पहले आपको मिलेगा जल वाटर म्यूजियम जो कि उदयपुर में है वो है, और लिविंग वाटर म्यूजियम जो कि पुणे में है वो भी है। और कोच्चिकोड के बारे में बात करें तो ये जो 3rd जो है वाटर म्यूजियम बन चुका है। अब कोच्चिकोड केरला के बारे में बात करें तो ये पहला सिटी बना था, जो कि दूसरा सिटी बना था जो कि इंडिया की तरफ से, जो कि हमारा जो एज इन सीनियरिटी का जो किताब है जो WHO को देता है तो उसके अंदर रखा गया था। मतलब ये ऐसा सिटी है जो कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अच्छे इनिशिएटिव लेता है। तो उस केस में कोच्चिकोड को जो है उस लिस्ट में भी रखा गया था। इसके बारे में हमने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है। अगर बात करें इस म्यूजियम के बारे में तो ये एक तरह से केरला का ट्रेडिशनल वाटर प्रैक्टिस हाईलाइट करता है, और इसके साथ जो मेडिकल प्लांट गार्डन है, स्टार गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, ये सारे जो है इधर हैं, जिसकी वजह से इसको जो है ऐड किया गया है इस नेटवर्क के अंतर्गत। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि महाराष्ट्र की तरफ से आ रहा है कि महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है इन फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर टोटल जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र का जो 2025 में टोटल जीएसटी कलेक्शन है वो आपको मिलेगा 3.18 लाख करोड़।
और अगर सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें सिर्फ अप्रैल के बारे में बात करें तो आपको मिलेगा 41,645 करोड़ रुपए जो है महाराष्ट्र ने एज अ GST उठाया है। तो महाराष्ट्र अगर अप्रैल के महीने की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पास ही GST कलेक्शन है पूरे इंडिया में। अगर बात करें दूसरे स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो पहले स्टेट तो मैंने आपको बोला था कि महाराष्ट्र है, जिसके पास 3.18 लाख करोड़ मतलब 3,18,497 करोड़ रुपए जो है एज GST कलेक्शन हुआ है। और अप्रैल के महीने में बात करें तो 41,645 करोड़ रुपए जो है कलेक्शन हुआ है। और अगर अप्रैल का ग्रोथ के बारे में बात करें पिछले साल से कितना ग्रोथ है, तो 11% का ग्रोथ है महाराष्ट्र स्टेट का, और लास्ट ईयर जो था वो 13% था। ठीक है, तो 2% जो है ग्रोथ के मामले में कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि GST के मामले में कम हुआ, ग्रोथ के मामले में कम हुआ है। अगर गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात जो है महाराष्ट्र से आधी है, आधी मान सकते हो, आधी है इन टर्म्स ऑफ GST कलेक्शन। वो आपको मिलेगा 1,74,938 करोड़ रुपए जो है GST कलेक्शन किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। और अप्रैल कलेक्शन के बारे में बात करें तो अप्रैल का जो कलेक्शन है वो तो बहुत कम है, 14,970 जो है आपको अप्रैल का कलेक्शन मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है गुजरात गवर्नमेंट ने दिखाई है या तो गुजरात स्टेट ने दिखाई है अमंग दी 10 मेजर स्टेट्स। ठीक है, टोटल 10 मेजर स्टेट लिए थे, जिसको देखते हुए जो गुजरात है इसके पास सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ है 13% का। उसके बाद कर्नाटक के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिल जाएगा, इसका भी GST कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। कुछ एग्जाम के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टोटल जो GST कलेक्शन हुआ है इस बार फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 वो आपको मिलेगा 21.36 लाख करोड़ रुपए जो है इस साल फाइनेंशियल ईयर में जो है GST कलेक्शन हुआ है। और ये जो है हाईएस्ट एवर है सिंस 2017 में जब GST आया था, उस समय जो लॉन्च किया था उसके बाद। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर से कुछ 8.86% जो है ग्रोथ भी है। अगर अप्रैल के बारे में बात करें तो अप्रैल में अकेला, अप्रैल के महीने के बारे में बात करें तो अप्रैल में अकेले महीने में जो है 2.36 लाख करोड़ रुपए जो है एज अ GST कलेक्शन हुआ है, जो कि 12.6% जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है। ठीक है, अब हमने स्टेट के बारे में बात कर ली, लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि यूटी में जो सबसे ज़्यादा GST जो कलेक्शन किया है वो आपको लक्षद्वीप याद रखना है। ठीक है, दिल्ली नहीं है, लक्षद्वीप है इन टर्म्स ऑफ यूटी। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्च के ऊपर बढ़ते हैं, और ये मैं ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्चेस को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लॉन्चेस आ रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जो कि एक तरह से डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है पेट्स के लिए, पेट के लिए बनाया गया है, जो कि कनेक्ट करेगा जो भी पेट पेरेंट्स हैं उनको क्लिनिक के साथ, फार्म के साथ, और इवन लाइसेंस भी देंगे कि किसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो उसके लिए जो है लाइसेंस, हॉस्पिटल सर्विस, ये सब कुछ जो है एक ही ऐप में दिया गया है। ठीक है, तो ये ऐप जो है पेट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, और इसको जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बरेली उत्तर प्रदेश में है, इसके साथ मिलके। अभी ये सॉफ्ट लॉन्च के तौर पे किया जाएगा, और ये अभी सिर्फ जो छोटे छोटे क्लिनिक हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जो सिलेक्टेड क्लिनिक है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा कर्नाटका में। बाद में इसको जो है पूरे स्टेट में चलाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में बात करें तो इन्होंने इंडिया का पहला हाइड्रो पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक बनाया है, जो कि माइनिंग में हेल्प करेगा। क्या करेगा? माइनिंग में हेल्प करेगा। इंडिया का पहला हाइड्रो पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक, और इसको जो है किसने बनाया? अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने बनाया है। ये कहाँ पे काम करने वाला है? ये जो ट्रक बनने वाला है ये अभी के टाइम पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। गरी पलमा 2 ब्लॉक जो कि रायगढ़ में है, यहाँ पे जो है ये ट्रक को काम किया जाएगा। टोटल बोला जाए ट्रक की रेंज जो है आपको 200 किलोमीटर मिलेगी पर ट्रिप, और कुछ 400 टन जो है कार्गो भी उठा सकता है। ठीक है, तो ये जो गिरे पलमा ब्लॉक 2 है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो पावर सेक्टर है वो सेलेक्ट किया गया था। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा, इंदौर जो है इंडिया का पहला फर्स्ट बैगर फ्री सिटी बन चुका है, और ये जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके बारे में सूचना दी मई 2025 में। ठीक है, और बात करें कि इसको किसने रिकॉग्नाइज किया था? इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और फिर वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये कैंपेन जो है पिछले साल फरवरी 2024 में चला गया था, और ये अब तक जो है चलते आ रहा है। इसको एंटी बैगिंग कैंपेन के तौर पे चलाया जा रहा था। इनिशियली 5000 बैगर्स जो थे उनके जो बच्चे थे उनको सेलेक्ट किया गया था, और उनको
जो बैगर्स थे उनको तो एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया गया था, लेकिन जो बच्चे थे उनको स्कूल में जो है एनरोलमेंट करवाई गई थी। उसके साथ जो है एकोमोडेशन, फूड, ये सब भी जो है दी जा रही थी बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और अब जाके मध्य प्रदेश जो है इंडिया का पहला बैगर फ्री सिटी बन चुका है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, ऑन पेपर क्या है वो बाद में देखेंगे, बट ऐसा कुछ गवर्नमेंट का कहना है। और बोला जा रहा है कि अब मान लीजिए कोई अगर बैगर दिख गया किसी पर्सन को, कोई सिटीजन को जो इंदौर में रह रहा है, तो वो रिपोर्ट भी कर सकता है बाय व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू। अब इंदौर क्या है, बैगर फ्री सिटी बन चुका है, तो अगर कोई बैगर अगर दिख गया तो वो क्या, जो सिटीजन है वो जो रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि ये बैगर है, इसको ले जाओ, उसको खाना दो, इसको एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दो। तो ये सब करने के लिए जो है एक व्हाट्सएप नंबर और फिर कॉल की फैसिलिटी भी देके रखी है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसके साथ ही जो है रेस्क्यू टीम जो है डिस्पैच हो जाएगी इमीडिएटली कॉल करने के बाद, और जो भी ऐसे टिप देगा, वैलिड टिप देगा कि बैगर है, उसको जो है 1000 रुपये करके भी दिए जाएंगे बाय दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी वैलिड टिप देगा उसको 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना एग्जाम के लिए। अब एक स्टिक एक्शन निकाला गया है कि अगर कोई मान लेते हो कोई बैगर इंदौर का नहीं है या तो एमपी का नहीं है, तब क्या होगा, तो उसके अगेंस्ट में जो है एफआईआर जो है लॉन्च होगा। ठीक है, कोई अगर बैगर है तो उस केस में अगर वो दूसरे स्टेट से आ रहा होगा तो उसके ऊपर जो है एफआईआर फाइल हो सकता है, ऐसा कुछ कहना है एमपी गवर्नमेंट का। और अभी जो है इसको पहले अभी तो है इंदौर में चला जा रहा है आउट ऑफ 10 सिटीज़, उसके बाद बाकी सिटीज़ में भी चला जाएगा कि पूरी तरह से जो बैगर है मध्य प्रदेश में वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए उसके लिए। ठीक है, ये तो हमारा मध्य प्रदेश से न्यूज़ आ रहा है। अब चलते थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रहा है वो इलिनॉय टेक की तरफ से आ रहा है। इलिनॉय टेक जो है यूएसए का पहला यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया में अपना कैंपस खोलने जा रहा है। ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है जो कि शिकागो यूएसए में बेस्ड है। कहाँ पे नया कैंपस खोलेगा, ये मुंबई महाराष्ट्र में एक नया कैंपस खोलने वाला है, और ये पहला फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूट है जिसको यूजीसी लाइसेंस मिला है। इसका ऑपरेशन 2026 से चालू होगा और इसके अंतर्गत जो है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्री दी जाएगी। ऐसा सेम तरह का कैंपस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और यूके की यूनिवर्सिटी भी जो है ये एडू सिटी जो नवी मुंबई में है यहाँ पे भी खोलने जा रही है। इसको हमने अभी 2-1 दिन पहले ही पढ़ा है। इसके साथ ही जो IIFT मतलब इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड, इसकी भी एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। कहाँ, गिफ्ट सिटी में पहली। ये आपको न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अब इसका इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में खुलने जा रही है। ये भी हमने अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो हमने गिफ्ट सिटी की बात ही कर ली है, तो गिफ्ट सिटी का एक न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो कतर नेशनल बैंक ग्रुप जो है वो इंडिया का पहला मिड ईस्ट बैंक बना है जो कि अपना ब्रांच गिफ्ट सिटी गांधीनगर में खोलने जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला गिफ्ट सिटी गांधीनगर में खोलने वाला मिड ईस्ट एंड अफ्रीका का जो है बैंक बना है। ठीक है, अगर बात करें जो कतर नेशनल बैंक है, ये दोहा कतर में बेस्ड है जो कि लार्जेस्ट बैंक है इन दी मिड ईस्ट एंड अफ्रीका में। क्या काम रहने वाला है इसका, ये सपोर्ट करेगा इंडियन के कॉर्पोरेट को कि वो जो है ग्लोबली अपना एक्सपेंशन कर पाए। उसके साथ ही जो इंटरनेशनल बैंकिंग सॉल्यूशन भी देने का काम रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है चाइना की तरफ से कि चाइना ने जो है डेवलप किया है फर्स्ट एवर एशियन राइस पेंजिनोम। ये जो है डेवलप किया गया है बाय चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस चाइना में इनके द्वारा। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना, कुछ अजीब से नाम है। तो ये राइस को जो है बना के इंडिया एशिया का पहला जो है जो जेनेटिकली जो है डाइवर्स जो है राइस बनाया गया है जो कि क्लाइमेट से जो है रेजिलेंस रहने वाला है। इसका मतलब क्या, क्लाइमेट से सीड को या तो इस राइस का जो सीड रहने वाला है इसको कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चाइना अतरंगी चीज़ें करती रहती है, ऐसी चाइना ने एक और अतरंगी चीज़ तो बोलते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाला राइस ही बना देते हैं, ना कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़े। इससे अच्छा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उन्होंने राइस ही अलग से बना दिया। चाइना अनोखा काम करते रहता है, उसमें से एक और अनोखा काम ऐड हो चुका है। नेक्स्ट एमयू और कोलैब के बारे में बढ़े तो ये आ रहा है NCL इंडिया लिमिटेड जो कि एक तरह का PSU है जो कि तमिलनाडु में बेस्ड है, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के। इन्होंने पार्टनर किया IREL के साथ जो कि मुंबई बेस्ड है। इसको आप देखोगे तो इसका नाम आपको पहले फॉर्मली इसको इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड बोला जाता है। तो दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, दोनों मिलकर जो है एक तरह से MU साइन किया है फॉर क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो एक तरह का ये जॉइंट डेवलपमेंट होने वाला है जिसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल और जो रेयर अर्थ मेटल है एलिमेंट है उसको जो है ढूंढा जाएगा इन दोनों के द्वारा। कैसे ढूंढा जाएगा, बाय माइनिंग, एक्सक्रेशन,
रिफाइनिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू ढूंढा जाएगा। रॉ मटेरियल सोर्सेज क्या रहने वाले हैं इनका, एक तो डोमेस्टिक मार्केट से जो है रॉ मटेरियल सोर्सेज उठाएंगे, उसका जो इंटरनेशनल मार्केट है यहाँ से भी ये दोनों मिलके उठाने वाले हैं, ठीक है। और ये एक छोटा सा न्यूज़ है, ज़्यादा इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये आ रहा है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रुप के बारे में बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात में बेस्ड है। इन्होंने एक तरह से MOU साइन किया है डर्क ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जो कि भूटान बेस्ड है। दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, एक 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है बनाने वाला है फेज मैनर में, ठीक है। तो इससे पहले ऑलरेडी इन्होंने कोलैबोरेशन करके रखा था। ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा होगा वांगचू, यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहे थे कि हम जो है 570 मेगावाट का जो है प्लान बनाने वाला है, उसी का जो है एक तरह से एक्सटेंशन रहने वाला है अभी का ये जो प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और पुराना जो प्रोजेक्ट था उसमें 51% जो था वो भूटान की कंपनी का था और अदानी का जो था वो 49% था, ठीक है। और ये 570 मेगावाट है, इसको एक्सटेंड करके और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, उसको 5000 मेगावाट तक बढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को जो है एक्सटेंशन किया गया है बाय अदानी ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया है और ये एक इवेंट था 28 MP महाराष्ट्र इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो ये एक तरह का इंटर स्टेट वाटर ये सब के बारे में जो है मोस्टली बातें होती है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में बोला गया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है मिलके ताप्ती जो रिवर है ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट जो है बनाया जाएगा। तो ये जो रिचार्ज प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिचार्ज इनिशिएटिव भी बोला जा रहा है। और जो ताप्ती जो रिवर है उसको जो है वापस से जो है रिचार्ज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। टोटल बोला जा रहा है, टोटल कॉस्ट जो है 19,244 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि जो वाटर स्कैरसिटी है, वाटर की जो कमी है, वाटर की जो कमी की भय है वो खत्म होगी और इसके साथ जो इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगा आफ्टर ये प्रोजेक्ट को जो है रिचार्ज करने के बाद। अगर बात करें इरिगेशन जो प्रोजेक्ट, ये जो इरिगेशन में जो हेल्प करने वाला है MP को, वो आपको कुछ इतना हेक्टर मिलने वाला है, जो कि कहीं नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कितना हेक्टर जो है मिलने वाला है। उसके बाद महाराष्ट्र को जो है इतना हेक्टर मिलने वाला है। मेन क्या फंडिंग है, याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 90% फंड कर रही है। इसका मतलब जो स्टेट है महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश ये कुछ 10% के आसपास जो है अपना भागीदारी करने वाली है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में जो है अपना जो है फंडिंग करने वाली है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ को बढ़े तो आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 इसमें इंडिया की रैंक सेकंड मिलेगी। और आर्चरी अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर फाइनल गेम होता है, ठीक है। 1 में से 2 लोग को सेलेक्ट किया जाता है, 2 में से 2 लोग को 3 जो भी स्टेट होते हैं 2 लोग को सेलेक्ट किया जाता है, 2 से 3 लोग को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद टोटल जब सेलेक्ट हो जाता है उसका फाइनल जो है गेम होता है, वो आपको बहुत बाद में मिलेगा। वो गेम आपको कम से कम अभी मई चल रहा है ना, वो आपको अगस्त सितंबर के आसपास वो फाइनल का गेम होता है। बट आपको ये जितने भी स्टेट्स हैं ना, स्टेट 1, 2, 3 वो सबको याद करते हुए चलना है। तो ये जो टूर्नामेंट हो रहा था इसमें इंडिया की रैंक आपको सेकंड मिलने वाली ओवरऑल। और ये जो आर्चरी का गेम हो रहा था आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2, ये सिंघाई जो चाइना है यहाँ पे हो रहा था 6 मई से लेकर 11 मई 2025 तक। इंडिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेकेंड इन ओवरऑल रैंक में आता है, ओवरऑल टैली में आता है। टोटल 7 मेडल जीते, उसमें से 2 जो है गोल्ड मेडल जीते गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है जो मेडल जीते गए वो साउथ कोरिया के द्वारा जीते गए हैं। और अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के 2 गोल्ड जो जीते गए वो आपको इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम याद रखने हैं। जो वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड है, जो एक तरह का आर्चरी का गेम है, इसमें मधुरा जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। ये फर्स्ट इंडिविजुअल वर्ल्ड कप गोल्ड है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और जो मेंस कंपाउंड टीम है इसमें आपको देखना है कि टोटल 3 लोग आपको याद रखने हैं नाम, ठीक है। एक अभिषेक, एक ऋषभ, एक ओजस। तो ये 3 जो है पर्सन के नाम आपको याद रखने हैं। ये 3 पर्सन जो है मैन कंपाउंड टीम में जो है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ये अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चेस की तरफ से आ रहा है। तो एशिया का चेस चैंपियनशिप 2025 ये एक रशिया के प्लेयर हैं, इनके द्वारा जीता गया है।
और बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है एग्जाम रिलेवेंस के लिए, क्योंकि एक तो रशिया से जीतते हैं, इंडिया से जीतते तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट आपको याद करते हुए चलना है। टोटल इनको $2500 एज अ प्राइज मनी दिया गया है। और दूसरा जो है वुमेन की तरफ से आती है, वुमेन ग्रैंड मास्टर नूरमैन, इनके बारे में बात करें तो कजाकिस्तान से आती है। टोटल $1500 एज अ प्राइज मनी दिया गया है इनको भी, ठीक है। टोटल प्राइज मनी के बारे में बात करें तो 4000 जो है $US के आसपास दिए गए हैं। और वेन्यू के बारे में बात करें तो यूएई में जो है ये चैंपियनशिप हो रहा था। नेक्स्ट मीटिंग पर बढ़े तो 4th RIMES मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो कोलंबो श्रीलंका में हो रहा था, इसको चेयर कर रहे थे खुद श्रीलंका। अगर बात करें तो RIMS उसका नाम हो गया रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसका नाम से ही काम पता लगता है, तो एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम देने का काम है अगर कुछ हजार्ड हो जाता है। इसको पढ़ने में तो डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका जो है इसको चेयर तो कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका को सपोर्ट दिया जा रहा था बाय वर्ल्ड बैंक और फिर फीडो की तरफ से, जो यूके का है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के द्वारा जो है सपोर्ट भी दिया जा रहा था इस इवेंट में, ठीक है। तो इवेंट कोलंबो जो कि श्रीलंका में यहाँ पे हो रहा था, और इसमें इंडिया की तरफ से जो गए थे वो आपको 2% के नाम याद रखना है। इंडिया के डेलीगेट जो लीड कर रहे थे वो M रविचंद्रन जी थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के हैं। उसके साथ संतोष झा जो है वो भी गए थे, जो कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका है। तो ये 2% के नाम याद रखना है जो कि इंडिया को लीड कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शनेबल अर्ली वार्निंग एंड क्लाइमेट सर्विस फॉर ऑल। ये आपको थीम याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि जो मल्टी हजार्ड अर्ली सिस्टम है वो कमिट किया जाए, मतलब बनाया जाए। उसके साथ जो क्लाइमेट या तो डिजास्टर रेजिलेंट डेवलपमेंट जो है की जाए, मतलब कि कभी अगर तूफान आ गया तो उसके लिए अलर्ट सिस्टम के लिए जो है इस कॉन्फ्रेंस में बात होती है। तूफान आ गया, आंधी आ गई या वोल्केनो फट गया कहीं पे, वो सब के लिए जो है अर्ली जो है सिस्टम, वार्निंग सिस्टम बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बात करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स पूरा का पूरा खत्म 15-16 का। अगर ये इस पीडीएफ के बारे में बात करें, ये अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या तो आप इस लिंक को क्लिक करके भी जा सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।